हे भगवान, कब कृपा बरसाएगा तू मुझ पर। चेहरे पर पिंपल, पिंडलियों में दर्द, गर्दन में झुकाव और मन में निराशा। छुटकारा दिलवाओ भगवान, छुटकारा दिलवाओ। अरे बेटा, भगवान के चेहरे को ही देख कर बातें करती रहोगी, कभी उनके पैरों को भी देखोगे। भगवान के चरणों में ही असली शांति है। और मेरी गर्दन में स्पॉन्डिलाइटिस पंडित जी, अगर ज्यादा झुकी ना तो फिर भगवान के चरणों में ही रह जाऊंगी। बाइक चलाती हो क्या तुम? मैंने तो सुना है जो बाइक चलाता है उससे स्पॉन्डिलाइटिस होती है। एक बार रसोई चलाकर देखिए ना पंडित जी, स्पॉन्डिलाइटिस के साथ साथ 2-4 और बीमारियां जैसे हाइपरटेंशन, इरिटेशन सब हो जाएंगे। मुझे होने लग गया है, जबकि उम्र ज्यादा नहीं है मेरी, सिर्फ 35 की हूं मैं। शिव शंभू के सामने बैठी निया हाथ जोड़े प्रार्थना कर रही होती है, तभी उसके मोबाइल की घंटी बजती है। सुबह सुबह कहाँ मर जाती है बहू, ये तेरा लल्ला मेरे सर पर बैठ कर नाच रहा है। आज टेस्ट है उसके स्कूल में, टेस्ट कॉपी कहाँ रख दी तूने, बता जल्दी घर आ। देख रहे हो भगवान, ससुराल के काम के पीछे 2 मिनट तुम्हारे साथ बैठ भी नहीं पाती मैं। वो तो शुक्र है कि कॉलोनी में ही आपका मंदिर है, नहीं तो पता नहीं महीनों बीत जाते आपके दर्शन हुए। आ रही हूँ मम्मी जी, आ रही हूँ, 2 मिनट बस। फूलों की टोकरी और पूजा की थाली उठाकर निया अपने घर के लिए निकल जाती है। वो जैसे ही दरवाजे से अंदर जाती है, देखती है सामने सोफे पर उसके बेटे की टेस्ट कॉपी पड़ी है। आर्यन, आर्यन कहाँ है तू? कहाँ गया ये लड़का मम्मी जी? बहुत देर है, रसोई में है, तुझसे छुप कर मैगी बना रहा है। इसी फिराक में रहता है कि कब तू निकले और कब ये मैगी चढ़ाए। निया किचन में जाती है और अपने बेटे के कान पकड़ लेती है। रात को ही मैगी खाई थी ना तूने? हमारा क्या फाइनल हुआ था? हफ्ते में सिर्फ 2 दिन मैगी मिलेगी तुझे, फिर ये मैगी बनाने चढ़ाई कैसे तूने? और मैगी मेरी रसोई में आई कहां से? ब्लिंकिट मम्मी। और मम्मी, ये मैगी मैं अकेला थोड़ी ना खाऊंगा, अपने फ्रेंड्स के टिफिन से पराठा ले लूंगा, बदले में उन्हें मैगी दे दूंगा, सिंपल। और मैगी तैयार भी हो चुकी है, खाना बनने के बाद तो बर्बाद नहीं किया जाता ना। अच्छा, तो अपने दोस्तों से पराठे लेने के लिए ये मैगी बना रहा था। तुझे पूरी दुनिया में तेरी माँ ही मिली और खाने की वेस्टेज की तू तो फिक्र ही मत कर। जैसे ही मैगी का नाम लूंगी ना, पूरे घर में से कोई भी आकर हाथ साफ कर देगा। तू बाहर चल। टेस्ट कॉपी के लिए रो रहा था ना, टेस्ट कॉपी सामने ही पड़ी है तेरी। मैं कहाँ रो रहा था, मैंने तो टेस्ट कॉपी सोफे पर ही रखी है, आप बिना कुछ भी बोलते हो। ये कहकर आर्यन किचन से बाहर चला जाता है। पैन से मैगी को उतार कर एक डब्बे में भरकर छुपाने के बाद निया किचन से बाहर आती है। आपने झूठ क्यों कहा मम्मी जी? आर्यन ने तो टेस्ट कॉपी के बारे में कुछ कहा ही नहीं। वही तो बात है ना बहू, तू घर जल्दी आ जाए बस इसलिए फोन घुमा दिया मैंने। भगवान भी क्या कहते हैं, पहले घर वालों की पेट पूजा करो फिर मेरी पूजा करो। मुझ में भी तो भगवान ही बैठा है बहू। आज ना पेट जरा ठीक नहीं लग रहा, जब मेरे लिए सूजी का उपमा बना दे। तो अब सच कह देती मम्मी जी, ऐसे फोन करके चिल्लाई, मैं तो घबराई गई। हड़बड़ी में मंदिर की सीढ़ियों से पैर फिसल गया मेरा, वो तो शुक्र है कि मोच नहीं आई। तभी राकेश बनियान और लुंगी में हंसता हुआ छत की सीढ़ियों से नीचे आता है। बहू, तू भी ना सुबह सुबह मजाक करती है। मंदिर की सीढ़ियों से कैसे फिसल गई? मंदिर में सीढ़ियां है कितनी, गिन कर 2 तो सीढ़ियां है। मानना पड़ेगा, अपनी सास के साथ रहकर तू भी छोटी छोटी बातों को बड़ा करना सीख गई है। मैं मम्मी जी के लिए उपमा बनाने जा रही हूँ। पापा जी आपके लिए भी बना दो ना। अभी ये कहा बहू, मैं उठते ही तेरी सास की तरह खाने नहीं बैठ सकता। मुझे तो 1 लोटा भरकर गर्म पानी ला कर दे दे, जब तक पेट साफ नहीं होता तब तक मेरे से खाया नहीं जाएगा। इनके लिए ना बहू बाद में उपमा बना देना, अभी तो मेरे लिए बना दे। निया का चेहरा उतर जाता है। वो किचन में आकर फटाफट कढ़ाई में सूजी डालकर उपमा की तैयारी करनी शुरू कर देती है और दूसरी तरफ फ्रूट केक ओवन से निकालकर आर्यन का टिफिन कर उसका बैग रेडी कर देती है। जब बच्चों के स्कूल होते तो माँ का तो पूरा शेड्यूल ही बिगड़ जाता है। ये काम तो निपट गया, अब जल्दी से मम्मी जी को उपमा परोस देती हूँ। अपने ससुर जी को गर्म पानी और सास को उपमा देने के बाद निया जैसे ही सोफे पर बैठती है, डिम्पी उठकर कमरे से बाहर आती है। भाभी आज ना मेरे लिए कोई सूखी सब्जी बना देना, तरी वाली सब्जी खा खा कर मन उब गया है मेरा। बाजार में भिंडी आ गई है क्या? मैं तो भिंडी खा लूंगी। अच्छा याद दिला बेटा तूने, मैं भी वही सोच रहा था। मैं क्या बोल रहा हूँ, अरे बाजार से जाकर मैं ताजा ताजा भिंडी ले आता हूँ, तो मेरे लिए भी भिंडी बना देना बहू। ठीक है पापा जी, आप सब्जी ले आइए, मैं सभी के लिए भिंडी आलू की सब्जी और धनिया की चटनी तैयार कर देती हूँ। सुबह के 9 ऑलरेडी बज चुके थे। निया अब तक 1 सेकंड के लिए भी फ्री नहीं हुई थी। धीरे धीरे सब उठना शुरू हो जाते हैं। निया सभी को चाय बनाकर देती है, तब तक उसके ससुर जी बाजार से ताजी ताजी भिंडी ले आते हैं। गर्दन झुकाकर सब्जी काटना, गर्दन झुकाकर रोटी बेलना, गर्दन झुकाकर सभी बड़ों की इज्जत करना। लो गर्दन ही झुकी मेरी,
15,000 ऑलरेडी फिजियोथेरेपिस्ट को दे चुकी हूँ। घर की बहू को कोई फ्री करे तब तो। फटाफट एक साथ रोटियां बनाकर रख देती हूँ, अब जैसे खाना लेना होगा खुद ले ले। निया एक हाथ से अपने गर्दन को पकड़ती हुई कभी कढ़ाई में सब्जी चला रही थी, कभी मिक्सी में चटनी पीस रही थी। फाइनली 30 मिनट में खाना तैयार हो जाता है। निया भागते हुए अपने कमरे में जाती है और फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने के लिए तैयार होकर बाहर आती है। अरे कहाँ जा रही हो निया इतनी हड़बड़ी में? वैसे तो पति का धर्म होता है पत्नी के सुख दुख में मदद करना, पर आपसे तो मुझे उम्मीद है नहीं। आप तो मुझे सेंटर लेकर जाएंगे नहीं तो वक्त से पहले निकलूंगी, तब जाकर ऑटो रिक्शा मिलेगी, और ऑटो रिक्शा के लिए भी मुझे ऑटो स्टैंड तक जाना पड़ेगा, तो आने जाने में ही आधा घंटा निकल जाएगा। और मेरी टाइमिंग की बैच अगर छूट गई ना तो फिर सर थेरेपी देते नहीं है, तो खुद के शरीर का ध्यान रखने के लिए हड़बड़ी में तो रहना ही पड़ेगा। अरे क्या हो गया भाभी, सुबह सुबह भैया से कलेश क्यों कर रही हो? अच्छा आप जाओ, मैं भैया को नाश्ता दे दूंगी, डोंट वरी, गो 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 गो। निया अपने क्लासेस से 1 बजे लौटती है। घर का हॉल खाली था, बाहर एक चींटी भी नहीं दिख रही थी। ये क्या हो गया, सभी कहाँ चले गए? घर बड़ा शांत लग रहा है। निया अपनी सास के कमरे में जाती है और देखती है कि उसके ससुर जी वहीं बैठे हुए हैं। पापा जी अब दुकान ही गए? कैसे जाते बहू, नाश्ता नसीब कहाँ हुआ इन्हें? अब तू जब तक गर्मा गर्म रोटियां बनाती नहीं, तेरे पापा जी खाते कैसे? विक्रम भी अपने कमरे में बैठा है, वो भी दुकान नहीं गया। फिर दोनों दुकान निकले तो लगे हाथ मुझे भी खाना पकड़ा देना। निया किचन में जाती है, भिंडी की सब्जी को कढ़ाई में थोड़ा तेल डालकर गरम करती है, फिर गर्मा गर्म रोटियां तैयार करना शुरू कर देती है। निया कभी एक फुलका लेकर अपने ससुर जी के कमरे में जाती, कभी एक पराठा लेकर अपने पतिदेव को देने। बड़ा सूखा सूखा सा लग रहा है खाना, ये दोबारा गरम की हुई भिंडी ना खाई नहीं जाती। ये अपना क्लास का टाइम 3 बजे का करवा ले बहू, बूढ़ा शरीर है हमारा, सही से खाना नहीं मिला तो कितने ही दिन चलेंगे हम। जा कटोरी भरकर दही ला दे मुझे। ये देखो कौन बोला, सुबह उपमा तो खा चुकी हैं आप, भूख तो मुझे लगनी चाहिए थी। वही बात है बहू, जिसे गर्मा गर्म खाना मिल जाता है ना उन्हें ज्यादा बात आती है। अच्छा तू रसोई में जा रही है तो जरा नमक भी लेते आना, सब्जी में जरा नमक कम लग रहा है मुझे। निया रसोई में जाती है। वही मुझे लगा मेरे ससुराल वाले इतने अच्छे कैसे हो गए जो खुद सबने नाश्ता लेकर खा लिया। ये भी तो ड्रामा है, यहाँ सबको गर्मा गर्म खाना भी है और खुद लेना भी नहीं है। एक साथ बैठकर खा ले तो मुझे भी दिक्कत ना हो, पर नहीं। तभी खाना लेने डिम्पी किचन में आती है। मुझे भी खाना परोस दो भाभी। वैसे मैं क्या कह रही थी, सब साथ में कैसे बैठ सकते हैं? इस घर में डाइनिंग टेबल कहाँ है? बाहर सोफा इतना छोटा है कि 2 लोग बैठ जाए तो तीसरे को खड़ा रहना पड़ता है। अगर बैठाने की सुविधा रहती तो सब साथ में बैठकर खा लेते। और घर पर अगर मेजोरिटी लोग साथ में खा रहे हो ना तो 1-2 लोग जो आगे पीछे करते हैं वो भी अपना टाइम मेंटेन कर लेंगे फिर। ये कहकर डिम्पी अपने खाने की प्लेट लेकर अपने कमरे में। ये बात तो सही कह गई दीदी, ज्यादा मेहनत मेरी इसी भागदौड़ में तो हो जाती है। कभी किसी के कमरे में जाकर खाना पकड़ाओ, कभी किसी कमरे में जाकर पानी। अगर डाइनिंग टेबल रसोई के बाहर ही लग गया तो ये भागदौड़ तो नहीं करनी पड़ेगी मुझे। एक बारी नाश्ता बनाते के साथ सभी को खिला दूंगी, फिर सीधा दोपहर का खाना, फिर रात का। ऐसे पैरों का दर्द भी कम हो जाएगा और मैं सही टाइम पर थेरेपी के लिए भी जा पाऊंगी। और अपनी इस आइडिया को निया सभी के सामने रख देती है। परिवार जहां एक साथ बैठता है वहां दिल की बातें एक्सचेंज होती है मम्मी जी, समझिए। यहाँ तो हमारे पास कोई जगह ही नहीं है जहां पूरा परिवार एक साथ बैठ सके। अभी देखिए मैंने सबको साथ बुलाया तो दीदी खड़ी है, पापा जी बैठे हैं तो आप खड़ी हैं, वहां विक्रम जी दीवार के सहारे खड़े हैं, ये मेरा आर्यन यहां से वहां कूद रहा है। कोई तो जगह हो जहां एक साथ बैठकर बातें कर सके, और वो कोना खाने की टेबल का होता है मम्मी जी। फिर तो डाइनिंग टेबल जरा लंबी मंगवानी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम टेबल पर खा रहे हो और बीच में मेहमान आ जाए तो उन्हें कमरे में बिठाकर तो खिला नहीं पाएंगे। 8-9 लोगों के डाइनिंग टेबल में हो जाएगा। मतलब अपने दोस्तों को जोड़ लिया आपने? और मेरे मायके वाले? मेरे तो 2 भाई हैं, भाभियां हैं, उनके बच्चे हैं। वो तो जब भी आते हैं पूरी टोली के साथ आते हैं। अगर डाइनिंग टेबल लग रहा है तो बड़ा लगना चाहिए, कम से कम 20 लोग साथ बैठ सके उतना बड़ा। इतने लंबे डाइनिंग टेबल का हम क्या करेंगे मम्मी? हर तीसरे दिन कोई ना कोई तो हमारे घर आया ही रहता है। और अगर आपकी माँ आपको 20 लोगों के लिए डाइनिंग टेबल लाने को कह रही है तो आप सवाल जवाब क्यों कर रहे हैं? आपकी जगह मैं रहती तो 30 लोगों के हिसाब से डाइनिंग टेबल ले आती। क्या फायदा घर में जवान बेटे के होने का अगर माँ बाप की इच्छाएं पूरी ना हो। और जितना बड़ा टेबल रहेगा उतना अच्छा है ना, आगे जाकर दीदी को देखने लड़के वाले भी तो आएंगे। डाइनिंग टेबल आएगा तो साथ में चेयर भी आएगी, उस चेयर को हम बैठने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
नहीं तो क्या होता है, जब भी लड़के वाले आते हैं चेयर के इंतजाम के लिए भाग दौड़ मचानी पड़ती है। खूबसूरत हाफ वुडन ग्लास वाला टेबल निया के ससुराल में आने को तैयार था। बाप रे बाप, लगता है बहू के मायके वाले यहीं रहने आ रहे हैं। पर निया के मायके में तो लोग गिनती के ही हैं। प्रोफेसर की बेटी है, इतने बुरे दिन थोड़ी ना आ जाएंगे कि उनकी बेटी के ससुराल में आकर रहना पड़े। मुझे तो लगता है ये इंतजाम भाभी जी के मायके वालों के लिए हो रहा है। निया भी हद है, लोग तो बातें बनाएंगे। 20 लोगों के हिसाब से डाइनिंग टेबल जो घर पर लग रहा है। अरे सर, दरवाजा बहुत छोटा पड़ रहा है। डाइनिंग टेबल अंदर जाने में अगर शीशे में हल्की सी भी चटक आ गई ना तो पूरे 2.5 लाख रुपए पानी में चले जाएंगे। अरे नहीं, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, रुको कुछ सोचता हूँ मैं। डिम्पी छुपकर सारी बातें सुन रही थी। वो भागती हुई रसोई में जाती है और निया को सारी बात बता देती है। हाथ में हथौड़ा और छेनी लिए निया घर से बाहर आती है। ये लीजिए विक्रम जी, तोड़ दीजिए दरवाजा और डाइनिंग टेबल के अंदर आने का रास्ता बना लीजिए। अब दरवाजे का क्या है, वो तो दोबारा फिट हो सकता है ना, पर डाइनिंग टेबल जो गया तो गया, ऊपर से शीशे का टूटने का अपशगुन भी हो जाएगा। यहाँ घर में ननद कंवारी है, मैं नहीं झेल सकती कोई भी अपशगुन। ये क्या हो रहा है, दरवाजे के साथ दीवार भी उखाड़ दी। आपकी प्यारी बहू ने कहा था पापा, डाइनिंग टेबल अंदर आना ही चाहिए, तो दीवार तो थोड़ी सी तोड़नी पड़ेगी ना, तब तो जाकर डाइनिंग टेबल अंदर आएगा। फाइनली निया जो चाहती थी वो हो चुका था। उसकी ससुराल में डाइनिंग टेबल आ चुका था जो सेट हुआ था बिल्कुल रसोई के बाजू में। सुबह के 8 बजे निया रसोई में नाश्ते की तैयारी कर रही थी। आज सभी को एक साथ ही डाइनिंग टेबल पर बिठाकर नाश्ता परोस दूंगी। कभी इससे खिलाओ कभी उससे खिलाओ, ऐसा थोड़ी ना होता है। घर की बहू मैं, ऊपर से डाइनिंग टेबल पर इतना खर्चा किया है। मुस्कुराती हुई निया सभी के लिए खाने की तैयारी कर रही थी। नाश्ता जैसे ही बनकर तैयार होता है, निया बाहर आकर आवाज लगाते हुए कहती है, विक्रम जी, पापा जी, मम्मी जी, डिम्पी दीदी, सब जल्दी से टेबल पर आ जाओ, नाश्ता तैयार है। अरे मुझे क्यों पुकार रही है बहू, मैं तो यहीं बैठी हूँ। आंखें मसलते हुए विक्रम बाहर निकलता है। मैं अभी खाना थोड़ी ना खाता हूँ निया, मुझे नींद आ रही है, 1 घंटे और सोऊंगा। 10 बजे तक नाश्ता करूंगा। बाय, गुड नाइट। हाँ भाभी, और आज तो मेरे कॉलेज की छुट्टी है, आज तो मुझे नींद लेने दो प्लीज। बाय। तुम दोनों इस बड़े और सुंदर डाइनिंग टेबल का इस्तेमाल तो करो बहू। जाओ मेरे लिए गर्म पानी ले आओ, मैं डाइनिंग टेबल पर बैठकर ही गर्म पानी पीऊंगा। निया का मुंह खुला का खुला रह जाता है। दीदी ने तो कहा था जब पूरा परिवार एक साथ खाएगा तो 1-2 लोग जो आनाकानी करते हैं वो भी साथ में आ जाएंगे, पर यहाँ तो दीदी ने खुद ही सभी के साथ खाने से मना कर दिया। नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रही हूँ, 1-2 दिन वेट करती हूँ। 2 दिन बाद निया रात के खाने की तैयारी कर रही थी। छोले भटूरे खाने की खुशबू इतनी मनमोहक हो तो लोग खुद डाइनिंग टेबल पर पहुंच जाएंगे। आज तो मैं किसी को बुलाने नहीं वाली और दोबारा भटूरे उतारने भी नहीं वाली। गर्मा गर्म छोले को लाकर निया डाइनिंग टेबल पर रख देती है और चालू कर देती है पंखा। छोले भटूरे की खुशबू जैसे ही पूरे घर में फैलती है, सभी अपने अपने कमरों से बाहर आना शुरू कर देते हैं। अरे वाह, छोले भटूरे बनाया बहू तूने, जल्दी से ला, मैं तो खाने बैठ रहा हूँ। जा तो आर्यन, दादी को बुला ला। राकेश के लिए गर्मा गर्म भटूरे उतारने के लिए रिया किचन में जाती है। तभी अपनी दादी के कमरे से आर्यन किचन में आता है। मम्मी, दादी कह रही है उनके घुटनों में बहुत दर्द है, तो आप उनका खाना कमरे में ले आओ, वो बाहर आकर नहीं खा पाएंगी। अच्छा ठीक है, मैं तुझे तेरी दादी के खाने का प्लेट तैयार करके देती हूँ, तू जाकर उनको पकड़ा दे। साथ में मेरा भी प्लेट दे देना मम्मी, मैं भी कमरे में खाऊंगा। वो क्या है ना, मेरा होमवर्क बाकी है तो होमवर्क करते हुए ही खाऊंगा। दिन भर तो पढ़ाई होती नहीं, अभी होमवर्क करते हुए खाऊंगा। कोई जरूरत नहीं है, जा डाइनिंग टेबल पर बैठ जा। ये तो गलत है मम्मी, पापा भी कह रहे हैं वो कमरे में क्रिकेट देखते हुए खाना खाएंगे, तो फिर मैं डाइनिंग टेबल पर क्यों खाऊं? बेचारी निया, घर पर डाइनिंग टेबल तो उसने मंगवा लिया था, पर अभी भी लोग अपने मुताबिक अपने वक्त पर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठते और खाना खाते, या मन होता तो कमरे में ही खा लेते। कभी टीवी का बहाना, कभी काम का। 2.5 लाख का डाइनिंग टेबल सिर्फ एक एक्स्ट्रा फर्नीचर बनकर कोने में रहने लग गया था। इतनी मेहनत के बाद ये देखकर निया फूट फूट कर रोने लगती है। रोकर क्या करेगी बहू, जिस दिन तू डाइनिंग टेबल मंगवा रही थी मैं समझ गया था कि तेरी यही सोच होगी इसके पीछे। पर क्या है ना, अगर सभी को साथ ही बैठना होता तो क्या वो जमीन पर चटाई लगाकर नहीं बैठ जाते? तो छोड़ दे कोशिश। अब क्या सभी को कमरे से बुलाने के लिए हॉल में टीवी लगवाएगी? मैं तो कहता हूँ एक काम वाली लगवा ले,
वैसे ये घटिया आइडिया था किसका? दीदी का पापा जी। निया इस ट्रायल में भी लग जाती है। अगले सुबह उठते ही वो अपनी सारी सहेलियों को मैसेज करती है, अपने मायके वालों को मैसेज करती है कि जल्द से जल्द खाना बनाने वाली उसके घर भेज दी जाए। तभी उसकी ननद कमरे में आती है। भाभी मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। ये रही लिस्ट, ये सारा खाना आपको बनाना है। इसमें चाउमीन, मंचूरियन, पनीर चिली, बेबी कॉर्न, मशरूम मसाला और 2-4 और चीजें हैं। अरे पर दीदी इतना कुछ कौन आ रहा है? जिनके लिए डाइनिंग टेबल आया है वो। वो क्या ना भाभी, मेरे दोस्तों से शर्त लगी थी, अगर मैं कंपटीशन हार गई तो सभी को पार्टी दूंगी। अब मैं रेस्टोरेंट जाकर सभी को पार्टी देती तो कितना लंबा खर्चा आ जाता। तो मैंने सोचा सभी को घर पर ही बुला लूं, पर हमारे यहाँ बैठने की जगह कहाँ थी। पर थैंक्स टू यू जो मेरी बात मानकर आपने डाइनिंग टेबल का अरेंजमेंट कर लिया। अब सभी आराम से बैठकर डाइनिंग टेबल पर खाएंगे, मेरी इज्जत बच गई। निया ने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी ननद उसे ये आइडिया इस कारण से दे रही होगी। होटल में लगने वाले पैसे बचाने के लिए पूरे 2.5 लाख रुपए का पानी डिम्पी ने कर दिया था और काम बढ़ गए थे निया के। लक्ष्मी निवास में सुबह की हलचल शुरू थी। दोनों बहुएं राशि और नंदिनी सब काम निपटा रही थी। बच्चों को स्कूल और बड़ों को काम पर भेजने के बाद दोनों अपनी सास योगिता के पास आती हैं। मम्मी जी, मैं तो बच्चों के पीछे भाग भाग कर थक गई हूँ। आप भाभी से कहिए कि वो आपके लिए नाश्ता बना देगी, मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। आहा, मैं तो जैसे सुबह से आराम ही कर रही हूँ ना। मैंने भी वही काम किए हैं जो तूने किए हैं। मम्मी जी, इसे कहिए नाश्ता ये बना कर देगी। मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मैं जा रही हूँ। कल भी आप ऐसे ही बहाना बनाकर भाग गई थी भाभी, आज आपका कोई बहाना नहीं चलेगा। मम्मी जी को नाश्ता तो आप ही देंगी। भागी नहीं थी, चल कर गई थी और आज भी वैसे ही जाऊंगी। वैसे भी आज खाना बनाने की बारी तेरी है ना, तो नाश्ता भी तू ही दे। तुम दोनों ही चली जाओ यहाँ से। मेरे हाथ पांव अभी सही सलामत है, मैं खुद ही कुछ बना लूंगी अपने लिए। मेरी दवाई ना चल रही होती तो रोज का नाश्ते का ये झंझट भी ना रहता। योगिता के ऐसा कहने पर भी दोनों बहुओं को शर्मिंदगी महसूस नहीं होती और दोनों अपने अपने कमरे में चली जाती है। योगिता एक पराठा सेक कर हॉल में आकर बैठ जाती है। 2 बहुएं हैं, लेकिन दोनों एक से बढ़कर एक निकम्मी। एक पराठा तक सास को बनाकर नहीं दे सकती। वैसे रश्मि के घर किटी पार्टी होने वाली थी, फोन नहीं आया अब तक उसका। तभी उसकी सहेली रश्मि का फोन आता है। बड़ी लंबी उम्र है तेरी रश्मि, मैं तुझे ही याद कर रही थी और तेरा फोन आ गया। कब रखी है किटी? कल ही रखी है, लेकिन प्लीज बहन समय पर आ जाना, हमेशा बस तू ही देर करती है। कल मैं समय पर आने की पूरी कोशिश करूंगी। अच्छा चल, फिर मिलते हैं कल। ये बहुएं समय पर काम निपटाती नहीं है और इनकी वजह से मुझे हर जगह पहुंचने में देर होती है। अगले दिन सुबह, बहू आज जिसकी भी बारी है खाना बनाने की वो 12 बजे तक खाना बना लेना। मुझे आज रश्मि के यहाँ किटी में जाना है। मम्मी जी, जब किटी में खाना होता है तो फिर आप हमेशा घर से ही खाकर क्यों निकलती हैं? वहां क्यों नहीं खा लेती? हमारी किटी में तो प्रॉपर लंच होता है। वहां खाना नहीं होता बहू, सिर्फ स्नैक्स होते हैं। मुझे दवाई लेनी होती है ना, इसलिए मैं घर से ही खाकर जाती हूँ। अरे मेरी चाबी कहाँ रख दी मैंने? बहू खड़ी क्या हो, ढूंढो जरा। चाबी ना दिखने पर आप तो ऐसे घबराती है मम्मी जी, जैसे किसी खजाने की चाबी खो गई है। यही कहीं होगी, जाएगी कहाँ? अरे वो देखिए, यहाँ टेबल पर ही तो पड़ी है। मम्मी जी, जब इतनी ही कीमती है ये चाबी तो फिर घुमाती ही क्यों है? कितनी बार यहाँ वहां रखकर खुद ही भूल जाती हैं और फिर दीवानों की तरह ढूंढती फिरती हैं। जानबूझकर नहीं घुमाती बहू, गिर जाती है गलती से। अब आज ही किटी से आते समय एक छल्ला लेकर आती हूँ, उसी में अटका दूंगी चाबी को। अगले दिन हमेशा की तरह नंदिनी खाना बनाने में देर करती है और योगिता भी हमेशा की तरह देर से ही किटी में पहुंचती है, रश्मि के घर। लो आ गई हमारी चीफ गेस्ट। भाई योगिता, तू तो हर जगह लेट से पहुंचने का रिकॉर्ड ही तोड़ देगी किसी दिन। आधी किटी हो चुकी है और तू अब प्रकट हो रही है। क्या बताऊं, पूरी राम कहानी सुनाने बैठी तो आधी बची किटी भी निकल जाएगी। छोड़ो, अगली बार टाइम पर ही आऊंगी मैं। देखते हैं, हमेशा यही कहती है, लेकिन तेरा अगली बार आज तक नहीं आया है। किटी पार्टी खत्म होते ही योगिता घर आने के बजाय मार्केट निकल जाती है। पहले वो ज्वेलर्स की दुकान पर जाती है और फिर उसके बाद मार्केट से कुछ सामान खरीदती है। घर आने के बाद थैली लेकर वो सीधा अपने कमरे में चली जाती है और ये देखकर हॉल में बैठी राशि और नंदिनी आपस में बातें करती है। ये मम्मी जी के हाथ में ज्वेलर्स की थैली थी ना भाभी, क्या लाई होगी मम्मी जी? हमें तो कुछ कभी दिखाती ही नहीं है। जब भी मार्केट जाती है कुछ न कुछ लेकर ही आती है और हमें ना दिखाकर सीधा अपने कमरे में चली जाती है।
कमरा भी तो अंदर से लॉक कर लेती है कि हम कुछ देख भी ना पाए। सारा सामान अपनी उस बड़ी सी लकड़ी की अलमारी में छुपा कर रखती है, जिस पर बड़ा सा ताला लगाती है। कुछ तो जरूर छिपाती है मम्मी जी हमसे, इसलिए अपने कमरे में हमें ज्यादा जाने भी नहीं देती और उस लकड़ी की अलमारी के पास तो फटकने भी नहीं देती है हमें। क्या खिचड़ी पक रही है दोनों बहुओं में? वैसे तो काम के समय तुम दोनों एक दूसरे की जानी दुश्मन बन जाती हो और कोई खुराफात करनी हो तो ऐसी एकता दिखाती हो जैसे दो जिस्म एक जान हो। कोई बात नहीं कर रही थी मम्मी जी। वैसे आप थैली में क्या लेकर आई हैं? पड़ गई नजर मेरी थैली पर, शुरू हो गई पंचायत। ये नहीं कि सास बाहर से आई है तो थोड़ा चाय पानी ही पूछ ले, दोनों की दोनों एक ही जैसी हो। अब ऐसा भी मत कहिए मम्मी जी, एक मासूम सा सवाल क्या पूछ लिया आप तो हमें न जाने क्या क्या सुनाने लगी। तुम्हें और तुम्हारी मासूमियत को अच्छी तरह समझती हूँ मैं बहू। चलो जाओ, अब कोई एक जाकर मेरे लिए चाय बना कर लाओ। अरे मम्मी जी, मैंने तो अभी अभी नेल पेंट लगाई है, गीली होगी अभी। राशि जा, तू ही चाय बनाकर दे दे मम्मी जी को। आपको नेल पेंट लगाया आधा घंटा हो गया है भाभी। ऐसी कौन सी अनोखी नेल पेंट लगा ली है आपने कि सूखने का नाम ही नहीं ले रही है? देखा आपने मम्मी जी भाभी कैसे बहाना बनाती है। अरे वो रश्मि की बहुओं से कुछ सीखो, कितनी सलीकेदार है दोनों। अभी गर्मियों में पापड़ अचार और न जाने क्या क्या बना रही हैं, और एक तुम दोनों हो, तुमसे तो एक कप चाय तक नहीं बन पा रही है, पापड़ अचार क्या खाक बनाओगी। बस शुरू हो गई मम्मी जी आप। जिसके यहाँ किटी में जाती हैं उसकी बहुओं की तारीफ करती हैं, हमारी तो कभी तारीफ नहीं करती आप। इतने गए गुजरे हैं क्या हम? लो बताओ कौन कर रहा है ये बात? वो जो कभी खुद होकर सास को एक गिलास पानी तक नहीं पूछती। तारीफ लायक कोई काम तो करो तुम दोनों, फिर मैं तुम्हारी बढ़िया तारीफ क्या तुम्हारे नाम का प्रसाद बांटूंगी पूरे मोहल्ले में। दोनों बहुएं गुस्से से तमतमाती हुई चली जाती है और योगिता खुद ही अपने लिए चाय बना लेती है। नंदिनी और राशि आलसी तो थी ही, लेकिन एक दूसरे से चिढ़ती भी थी, जिसकी वजह से वो हर काम को एक दूसरे पर टालती रहती थी। एक दिन, बहू मैं मंदिर जा रही हूँ, 1 घंटे बाद लौटूंगी, तुम दोनों शाम की दिया बाती कर लेना, आते समय मार्केट भी होते हुए आऊंगी। योगिता अपनी थैली लेकर मंदिर चली जाती है और इधर घर में दोनों बहुओं की खुरापात शुरू हो जाती है। मम्मी जी तो अब 1-1.5 घंटे के बाद ही लौटेंगी। हम उनके कमरे में चलते हैं और देखते हैं कि कहीं उनकी वो खुफिया अलमारी खुली तो नहीं छोड़ी उन्होंने। जरूर उसमें कुछ उन्होंने अपने गहने रखे होंगे। परसों भी ज्वेलर्स की बैग में कुछ लाई थी मम्मी जी। दोनों बहुएं इस काम को बड़ी फुर्ती से अंजाम देते हुए एक ही सांस में सीढ़ियां चढ़कर योगिता के कमरे में पहुंच जाती है और उनकी गाड़ी उस लकड़ी की बड़ी सी अलमारी के पास जाकर ही रुकती है। दोनों अलमारी को ऊपर से नीचे तक देखती है। मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, आज तक मम्मी जी ने मुझे ये अलमारी खोलकर नहीं दिखाई है। हमेशा इस पर ये बड़ा सा ताला लगा रहता है। बताया तो मुझे भी नहीं है, शायद बस अपनी बेटियों के सामने ही खोलती होंगी। जरूर खूब सारा माल भर कर रखा है मम्मी जी ने इसमें। साइज तो देखो अलमारी की। कुछ देर तक ललचाई नजरों से अलमारी को देखने के बाद दोनों जितनी फुर्ती से ऊपर गई थी उससे कहीं ज्यादा धीमी चाल से नीचे आ जाती हैं। हॉल में बैठकर टीवी तो ऑन कर लेती है, लेकिन असली पिक्चर तो उनके दिमाग में चल रही होती है। अलमारी में माल तो बहुत सारा होगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। मम्मी जी के पास पापा जी की मोटी पेंशन आती है, दुकानों का किराया भी आता है, ऊपर से बेटे भी हर महीने पैसे देते हैं। उन पैसों को तो खर्च करने का नाम ही नहीं लेती हैं। जरूर हमसे छिपाकर गहने खरीदती होंगी। राशि की तो पूरी नजर होगी उन गहनों पर। 2 बेटियां जो बयानी है उसे, लेकिन मेरे बेटे हुए तो क्या, उनका कोई हक नहीं है क्या? ऊपर से 2 नंदे भी हैं। नहीं, मुझे मम्मी जी के गहने चाहिए, आखिर बड़ी बहू हूं मैं इस घर की। भाभी के 2 बेटे हैं, कहीं सारे गहने और पैसे मम्मी जी उन्हें ही ना दे दे। कुछ वो ले लेंगे, कुछ नंदों को दे देंगी और मुझे मिलेगा ठेंगा। नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा। दोनों के दिमाग में एक साथ ट्यूबलाइट जलती है और दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराती है। कुछ देर बाद योगिता मंदिर से आती है और अपने हाथ में पकड़ी हुई ज्वेलर्स की थैली को लेकर कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद नीचे आने के बाद, आज तो बहुत थक गई। मार्केट में तो इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी। मम्मी जी ये लीजिए पानी, आप थक गई होंगी ना, मैं आपके लिए चाय भी लेकर आती हूँ। चाय और पानी बाद में देना बहू, पहले मुझे चिकोटी तो काट जरा, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ, या कहीं मैं गलत घर में तो नहीं आ गई। कैसी बातें कर रही हैं आप मम्मी जी, ये आपका ही घर है और दिन दहाड़े सपने क्यों देखने लगी आप? मैं आपकी बड़ी बहू हूँ, मेरा फर्ज है आपकी सेवा करना। पानी में कुछ मिला तो नहीं दिया बहू, या तू ही नशा करके बैठी है? पहले पानी फिर ये मीठी मीठी बातें, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ। तभी वहां राशि आती है और कहती है, आ गई मम्मी जी आप,
बड़ी देर कर दी आने में आपने। मेरा तो दिल पहले ही घबराने लगा था, फोन ही लगा रही थी मैं आपको। मैं कुछ लेकर आऊं आपके लिए? तुम तकलीफ मत करो राशि, मैंने मम्मी जी की चाय रख भी दी है। ओफो भाभी, मम्मी जी इतनी गर्मी में चाय पिएगी? मम्मी जी, मैं आपके लिए ठंडा ठंडा नींबू पानी लेकर आती हूँ, आपको अच्छा भी लगेगा और सारी थकान भी दूर हो जाएगी। मैं अभी लेकर आती हूँ। तुम दोनों ठीक तो हो ना? कुछ हो तो नहीं गया तुम्हें? राशि नींबू पानी लेने किचन में जाती है और नंदिनी मौके पर चौका लगाते हुए तुरंत कहती है, मम्मी जी, राशि का तो पता नहीं, लेकिन मैं तो अब समझ गई हूँ कि मेरी जिंदगी में आपकी अहमियत सबसे ज्यादा है। कल महाराज जी भी कह रहे थे ना कि जो बहू अपनी सास को माँ के समान सम्मान देती है, उनकी सेवा करती है, वो स्वर्ग में जाती है। अच्छा, ऐसा कह रहे थे महाराज जी? हाँ, मुझे भी स्वर्ग में जाना है मम्मी जी, इसलिए आज से मैं आपकी खूब सेवा करूंगी। राशि नींबू पानी लेकर आती है। मम्मी जी, ये लीजिए नींबू पानी, आपको खाने के लिए कुछ बना दूं मम्मी जी? पूछ कह रही है पगली, लेकर आना चाहिए था ना, मम्मी जी को भूख लगी होगी। मम्मी जी, मैं ये आपके लिए कुछ अच्छा सा बना कर लाती हूँ। मुझे अब अपने कमरे में चले जाना चाहिए, वरना कुछ देर और यहाँ बैठी तो ये दोनों मुझे पागल करके ही छोड़ेंगी। पता नहीं आज सूरज कौन सी दिशा से निकला है, पूरब से तो बिल्कुल नहीं निकला होगा। योगिता अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सुबह से ही उसकी फिर से सेवा शुरू हो जाती है। लगता है महाराज जी की बातों को दोनों ने दिल पर ले लिया है। आपको कोटि कोटि धन्यवाद महाराज जी। मम्मी जी, आज मैंने पापड़ बनाने का सोचा है, राशि मेरी मदद करे या ना करे, मैं तो आपकी खुशी के लिए पापड़, अचार, बड़ियां सब बनाऊंगी, रश्मि चाची की बहू की तरह। मैं क्यों नहीं करूंगी मदद भाभी, मैं भी मम्मी जी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं अब हर वो काम करूंगी जो मम्मी जी चाहती हैं। दोनों बहुएं पापड़ बनाकर छत पर सूखने डालकर आती हैं। योगिता हैरानी से उन्हें काम करते हुए देखती है। हे भगवान, जो बहुएं 2 वक्त का खाना रो रो कर बनाती थी, आज खुशी खुशी पापड़ और अचार बना रही है। तुझे अगर मुझे उठाना ही है तो एकदम से उठा ले, ये झटके पर झटके क्यों दे रहा है। अगले दिन, अच्छा मम्मी जी, मैं कह रही थी कि बाई के साथ मिलकर आपके कमरे की अच्छे से सफाई कर देती हूँ। हम दोनों मिलकर अलमारी को सरकाकर साफ करेंगे, उसके नीचे ढेर सारा कचरा इकट्ठा हो गया होगा ना। बाई के साथ मिलकर क्यों, मैं हूं ना, मैं आपके साथ मिलकर सफाई करवा देती हूँ। मैंने तो मम्मी जी के बेड के लिए नई चादर भी निकाल कर रखी है। बड़ी आई मेरे साथ काम करने वाली। मम्मी जी, ये काम तो ढेले भर का नहीं करेगी और दिमाग अलग खा जाएगी। राशि तुम रहने ही दो, मैं और सुमन कर लेंगे। मम्मी जी, अलमारी बहुत भारी है ना, हटेगी नहीं, पहले उसका सारा सामान खाली कर ले। आप तो ऐसे कह रही है भाभी जैसे आप तो पत्थर तोड़कर काम करती हैं। मम्मी जी, सुमन नहीं, मैं आपकी बहू हूँ, इसलिए भाभी के साथ मैं आपके कमरे की सफाई करूंगी बस। पर मेरे कमरे की सफाई करवानी ही क्यों है तुम दोनों को? रोज तो सुमन से करवाती हूँ ना मैं। हफ्ते हफ्ते अलमारी भी सरका लेते हैं हम दोनों। तुम दोनों अपने अपने कमरों की सफाई पर ध्यान दो, कबाड़ खाना बनाकर रखा है दोनों ने। योगिता से डांट सुनकर दोनों अपना सा मुंह लेकर कमरे में चली जाती है। दोनों के दिमाग के घोड़े फिर से दौड़ने लगते हैं। जिसे मैं धीमी आंच समझ रही थी वो तो बड़ी तेज निकल गई। अच्छा खासा मौका हाथ लगने वाला था, बीच में टपक पड़ी। मम्मी जी को मस्के मार मार कर सारे पैसे और गहने अपने नाम करवाने का इरादा है मैडम का, जिसे मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। राशि अपने कमरे में। भाभी तो मम्मी जी की अलमारी पर गिद्ध की तरह नजर गड़ाए बैठी है। आज तो मुझे चकमा देकर अलमारी के अंदर झांकने की तैयारी करके बैठी थी, लेकिन अच्छा हुआ जो मम्मी जी ने मना कर दिया। उस सफेद छिपकली के दिमाग के अंदर इतना काला भरा होगा, सोचा नहीं था। अब तो दोनों बहुएं घर की और खासकर योगिता की काफी अच्छे से देखभाल करने लगी थी। दोनों बेटे भी अपनी पत्नियों का बदला हुआ रूप देखकर हैरान थे कि ये चमत्कार हुआ तो कैसे हुआ। योगिता तो इसे बाबा का चमत्कार ही मानकर चल रही थी, लेकिन इससे घर का होलिया जरूर अच्छा हो गया था। 2 दिन बाद, बहू, आज दोपहर को हम तीनों को लता के यहाँ जाना है, तुम दोनों समय पर तैयार हो जाना। मम्मी जी, गोलू के एग्जाम चल रहे हैं ना, इसलिए मैं तो नहीं चल पाऊंगी। ठीक है मम्मी जी, तो मैं आपको इतनी दूर अकेले बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। मुझे फिक्र जो है आपकी, मैं चलती हूँ आपके साथ। तो मम्मी जी, आप मुझे आपकी अलमारी की चाबी देकर जाइएगा, मैं वहीं पर चारों बच्चों को भी पढ़ा दूंगी और आपकी अलमारी की सफाई भी कर दूंगी। मम्मी जी, मुझे लगता है कि फिर से माइग्रेन का दर्द उठ रहा है। हाय, ये कमबख्त माइग्रेन का दर्द भी कितना जानलेवा होता है। सब नाटक है मम्मी जी इसके, आपके साथ जाना नहीं चाहती ना इसलिए। मैं नाटक नहीं कर रही हूँ मम्मी जी, सच में मेरा सिर दुख रहा है, मैं चाहकर भी नहीं आ सकती। ठीक है, दोनों घर पर ही रुको, मैं आकाश को कहकर कैब कर लूंगी। और मम्मी जी, अलमारी की चाबी? तेरे सिर में तो दर्द है ना बहू। वो मैंने सोचा कि भाभी तो गोलू मोलू को पढ़ाएंगी,
टीना लीना की एग्जाम तो है नहीं अभी, तो मैं ही आपकी अलमारी की सफाई कर देती हूँ। आपकी मदद करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा मम्मी जी। देखा मम्मी जी, कितनी बड़ी ड्रामेबाज है ये। अलमारी साफ करने के लिए इसको माइग्रेन नहीं है, लेकिन आपके साथ जाने में परेशानी हो रही है। दोनों की बातें सुनकर योगिता बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। कैब में बैठकर वो सोचती है, अब मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि इन दोनों के इस बदले हुए रूप के पीछे महाराज जी का नहीं बल्कि मेरी अलमारी का हाथ है। मुझे बेवकूफ समझ रही है दोनों। शाम को योगिता प्रोग्राम से वापस लौटती है। दोनों बहुएं हॉल में ही बैठी होती है। योगिता हमेशा की तरह पहले अपने बैग को कमरे में रखने जाती है और फिर नीचे आती है। दोनों बहुएं फिर से उसकी तीमारदारी में लग जाती है। बेटा, कल मीरा और ईरा आ रही है। तुम दोनों को परेशानी तो होगी, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये उनका मायका है, आने से मना भी तो नहीं कर सकते हैं। राशि का तो पता नहीं मम्मी जी, लेकिन आप देख ही रही हो ना कि अब मैं बदल गई हूँ। बीती बातों को भुला दो ना आप। मैं मेरी नंदों का खूब आभगत करूंगी। तो मैं नहीं बदली हूँ क्या भाभी? आप तो बस हमेशा अपनी ही बात करती हैं। मैं भी अपनी नंदों की खूब सेवा करूंगी। अगले दिन दोनों नंदे घर पर आती हैं और दोनों बहुएं खूब अच्छे से दोनों का स्वागत करती हैं। पूरा दिन घर का माहौल खूब अच्छा रहता है और दोनों नंदे खूब सारा आशीर्वाद देकर खुशी खुशी अपने घर लौटती है। राशि और नंदिनी भी कुछ देर के लिए अपने मन का लालच भूल जाती है। आज इस घर में सही मायनों में घर की बेटियों का स्वागत हुआ है। ये बात तो सही है। सही में आज बहुत अच्छा लगा। अगले दिन योगिता गलती से अपनी अलमारी की चाबी घर में भूलकर बाहर चली जाती है। मम्मी जी अपनी चाबी भूलकर चली गई है। राशि भी छत पर गई है। मौका अच्छा है, मैं अलमारी खोलकर देखती हूँ। नंदिनी जल्दी से योगिता के कमरे में जाती है और अलमारी खोलकर देखती है तो उसमें कपड़ों के अलावा बैंक के कुछ पेपर्स और कुछ खाने की चीजें रखी होती है। वो देख ही रही होती है कि पीछे से राशि आ जाती है। तो आप अकेले अकेले? ये देख क्या है? ये तो भाभी, ये तो हम सबके नाम की एफडी के पेपर्स है। मम्मी जी ने किसी के भी साथ बिना भेदभाव किए सबको बराबर का हिस्सा दिया है, हम दोनों को भी। और ये देख, ये चिप्स वगैरह के पैकेट्स। मम्मी जी को हम इतना भी बनाकर नहीं देते थे कि उन्हें ऐसे छिपकर खाना पड़ रहा था। शर्म आनी चाहिए हमें। तो मम्मी जी बाहर से ये लेकर आती थी अपने साथ और हमसे ये छुपाती थी। सच में ऐसा हमारी मम्मी पापा के साथ होता तो? अब इस अलमारी में मम्मी जी को कभी खाने का सामान छिपा कर नहीं रखना पड़ेगा। इस दौरान हमने बहुत कुछ सीखा भी है और अब हम पैसे और गहने के लिए नहीं बल्कि इस घर की और मम्मी जी की खुशी के लालच में खुद को बदलेंगे। दरवाजे के बाहर खड़ी योगिता सब सुन लेती है और अंदर आकर दोनों बहुओं को गले से लगा लेती है। मैं बहुत खुश हूँ आज। अब इस अलमारी में कुछ छुपा कर रखने की जरूरत नहीं है। तो फिर ये ज्वेलर्स के यहाँ से जो मैं चांदी की चेन बनाकर लाई हूँ उसका क्या होगा? नंदिनी और राशि रोते रोते हंसने लगती हैं।